हेलो दोस्तों, राम स्टूडियो आईटी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। सबसे पहले अपन आगे बढ़ते हैं मोटिवेशन कोट के साथ, फिर आगे चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि बाधाएं आती हैं आए, गिरले प्रलय की घोर घटाएं। बाधाएं आती हैं आए, गिरले प्रलय की घोर घटाएं। पांव के नीचे अंगारे यदि सिर पर बरसे सवाल आए, निज हाथों के हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो अपन को कितनी ही बाधाएं क्यों ना जाए, लेकिन अपन को आप और हम दोनों को साथ मिलकर क्या करना होगा, कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा। तो अपन आगे कदम बढ़ाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र से आगे अपन बताते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में समझेंगे। अपन श्वास कैसे लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से अंग हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, कौन सा जीव किससे श्वास लेता है, इन सभी चीजों के बारे में आज डिटेल से पूरा समझेंगे। बात करें अपन, सबसे पहले एक शब्द आता है ऑक्सीकरण। सर ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण O2 ऑक्सीजन को लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। उसके बाद है ऊर्जा व ऊष्मा। हमारे शरीर को ऊर्जा व ऊष्मा कैसे मिलती है? ऊर्जा किससे मिलेगी? अपन श्वास लिए तो एनर्जी मिली, ऊर्जा मिलेगी। उसके बाद में क्या होगा? ऊष्मा कैसे मिलेगी? हमारी शरीर की, हमारी जो बॉडी है उसको दो तरीके से मिलेगी ऊष्मा। कैसे? एक तो श्वास लेंगे उससे भी ऊष्मा मिलेगी, जल्दी जल्दी अपन श्वास लेंगे ऊष्मा मिलेगी। जैसे अपन दौड़ लगाते हैं, जल्दी जल्दी श्वास चलती है तो एनर्जी आती है, पसीना आता है, हीट होता है शरीर, क्या होता है? ऊष्मा मिलती है। दूसरे मिलती है कि हमारे शरीर के अंदर जितना भी ब्लड है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, रक्त परिसंचरण, जितना ब्लड का सर्कुलेशन होगा, रक्त परिसंचरण होगा, तो इससे क्या होगा? एनर्जी, ब्लड गर्म रहेगा, शरीर भी गर्म रहेगा। श्वास लिए और शरीर में क्या, ब्लड रक्त परिसंचरण हुआ तो क्या हुआ? शरीर अपना गर्म रहेगा। यदि शरीर गर्म रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे। जैसे अपनी श्वास रुक गई, ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया, मतलब ऊष्मा नहीं हुई, तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? ठंडा, शरीर क्या पड़ जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। ठंडा पड़ने पे क्या हो जाती है? इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ऊष्मा और ऊर्जा दोनों ही आवश्यक है। उसके बाद आती है कैटाबोलिक। कैटाबोलिक क्या है? कैटाबोलिक इसी शब्द में छिपा हुआ है। कैटाबोलिक में काटना, किसी भी चीज को काटना या तोड़ना, किसी भी चीज को तोड़ना, भागों में डिवाइड करना, क्या कहलाता है? अपचाई या कैटाबोलिक। एक और शब्द होता है एनाबोलिक। यह क्या, इसका विपरीत हो जाएगा एनाबोलिक। एनाबोलिक क्या हो जाएगा? किसी भी चीज को जोड़ना एनाबोलिक, और किसी भी चीज को तोड़ना क्या हो जाएगा? कैटाबोलिक। बोले तीन चीज समझ में आई नहीं। आगे बात करते हैं श्वसन अंग। हमारे शरीर में कौन कौन से अंग हैं जिनसे अलग अलग जीव श्वास लेते हैं? सबसे पहले बात करते हैं स्तनधारी की। स्तनधारी में कौन आएंगे? मनुष्य, भेड़, बकरी, सांप इत्यादि। ये किनसे श्वास लेते हैं? फेफड़ों से, लंग्स से। किनसे श्वास लेते हैं? अपन किससे श्वास लेते हैं? फेफड़ों से श्वास लेते हैं। कोई कहते हैं सर नाक से श्वास लेते हैं। नहीं, नाक से श्वास कैसे लेंगे? नहीं, नाक से कौन श्वास लेता है? अपन नाक से श्वास नहीं लेते। नाक, यहाँ क्या पाया जाता है अपने? नाक। नाक के अंदर क्या पाए जाते हैं? दो छिद्र पाए जाते हैं। जहाँ क्या होते हैं? बाल। क्या होते हैं? बाल। स्तनधारी, स्तनधारी क्या है? फेफड़े। फेफड़े किससे लेते हैं? लंग्स से श्वास लेते हैं। स्तनधारी में क्या क्या आते हैं? गाय, भेड़, बकरी इत्यादि, सांप क्या आते हैं स्तनधारी में। उसके बाद में बात करते हैं कीट। कीट में क्या है? कीड़े मकोड़े। कीट की श्रेणी में क्या क्या आते हैं? कीड़े मकोड़े। ये किनसे श्वास लेते हैं? ट्रेकिया से श्वास लेते हैं, श्वास नली। किससे? ये ट्रेकिया। मनुष्य में ट्रेकिया कहाँ पाया जाता है? सर यहाँ पर पाया जाता है। ये क्या है? ट्रेकिया। ये कीड़े मकोड़े किससे श्वास लेते हैं? ट्रेकिया से। फिर बात करें अपन जलीय जीव। जलीय जीव जैसे मछली। मछली किससे श्वास लेती है? आपने देखा होगा, मछली के ऊपर, कान के ऊपर ये उसे क्या कहते हैं? गिल। इंग्लिश में कहते हैं गिल या कलोम। क्या कहते हैं? गिल या कलोम। मछली किससे श्वास लेती है? गिल या कलोम। फिर उसके बाद अपन बात करें मेंढक। मेंढक तीन प्रकार से श्वास लेता है। एक तो मेंढक तीन जगह रहता है, जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे और एक पानी के अंदर। तो सबसे पहले अपन बात करें, जब मेंढक है, जब सबसे छोटा रूप है वो क्या कहलाता है? टेडपोल। मेंढक का सबसे छोटा रूप क्या कहलाता है? टेडपोल। जिसमें मछली के जैसा होता है। आपने देखा होगा जब अपन छोटे थे, जो कहीं भी घूमने जाते थे, पानी उड़ने के अंदर क्या है? अपन छोटी छोटी मछली को समझ के मेंढक को ले आते थे, और वो बड़ा होकर मेंढक बन जाता था। लेके क्या आते थे? मछली
समझ के क्या लाते थे, मछली है, और वो बड़ा होकर दूसरा क्या बन जाता था, मेंढक बन जाता था। तो वो किसके जैसा लगता था, पानी के अंदर तैरता था, क्यों, मछली के जैसे। वो किससे, जब छोटा, उसकी बाल्यावस्था थी, छोटा था, टैडपोल कहलाता है। जो टैडपोल था तब किससे श्वास लेता है, गिल से। उसके बाद बात करें, फिर जब वो भूमि के ऊपर रहता है, भूमि के ऊपर रहेगा तो किससे श्वास लेगा, फेफड़ों से श्वास लेगा। और जब भूमि के नीचे रहेगा, भूमिगत, जिसमें किसके, भूमिगत रहेगा, जो किससे श्वास लेगा, अपनी जो त्वचा है, त्वचा से श्वास लेगा। जो भूमि के अंदर रहेगा तो एक जगह पड़ा रहेगा, एक जगह पड़ा रहेगा, वो अवस्था कौन सी कहलाएगी, निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहेगा। बोलो मेंढक किससे श्वास लेता है, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो यहाँ तक कोई समझ में कोई डाउट है, बोलो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। श्वसन अंगों के बाद अब बात करते हैं श्वासोच्छ्वासन क्या है, ब्रीथिंग के बारे में बात करें। ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग दो अंदर है, एक श्वास अंदर लेना और श्वास को बाहर छोड़ना। ब्रीथिंग किसे कहेंगे, श्वास को अंदर लेना तथा श्वास को बाहर छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं, श्वासोच्छ्वासन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वासन। जैसे श्वास को अंदर लिया, श्वास को बाहर छोड़ा, श्वास को अंदर तथा बाहर लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वासन, ब्रीथिंग कहलाती है। निश्वसन, श्वास अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाते हैं, निश्वसन, इंस्पायरेशन। क्या कहलाते हैं, इंस्पायरेशन। और श्वास बाहर छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, निश्वसन, एक्सपायरेशन। क्या है, हिंदी में तो क्या है, हिंदी में कंफ्यूज हो सकता है, निश्वसन निश्वसन। इसमें देखो निश्वसन में सीधा ही दिया गया है दो बिंदी, क्या है, दो बिंदी। इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, या इंग्लिश में क्या कहेंगे, श्वास से अंदर लेने की क्रिया क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन, और बाहर छोड़ने की क्रिया कहते हैं एक्सपायरेशन। ठीक है, जैसे अपन श्वास अंदर ले रहे हैं तो अपन क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, लेकिन अपन शुद्ध ऑक्सीजन नहीं लेते। क्यों, अपनी बॉडी को आदत नहीं है, अपन वायुमंडल से ले लेते हैं। क्या, अपन वायु से लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या क्या होते हैं वायुमंडल में, नाइट्रोजन। श्वास अपन अंदर कितने लेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन कितनी लेंगे, 78%, और छोड़ेंगे कितनी, 78%। फिर ऑक्सीजन कितनी ग्रहण करेंगे, अंदर कितनी लेंगे, 21%, बाहर कितनी छोड़ी, 17%। और कार्बन डाइऑक्साइड अपने ग्रहण की, अंदर कितनी ली, 0.03%, और बाहर कितनी छोड़ी, 4%। कितनी परसेंट का हेर फेर, 4% का हेर फेर। जैसे अपने अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कितनी ली, 78%, बाहर कितनी छोड़ी, 78%। जैसे ऑक्सीजन ग्रहण कितनी की, अंदर कितनी ली, 21%, बाहर कितनी छोड़ी, 17%। कितनी परसेंट कम छोड़ी, 4% कम। फिर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी ली, 0.03, ना कुछ के बराबर, मतलब कुछ भी नहीं ली, और बाहर कितनी छोड़ दी, 4%। समझ में आया कि नहीं, अपन बाहर कितनी ले रहे हैं, अंदर कितनी छोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन कितनी ले रहे हैं और कितनी छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन 21% ग्रहण करते हैं और 17% छोड़ते हैं, मात्र कितनी, 4% का हेर फेर है। आगे बात करें, इसके आगे बात करते हैं हम श्वसन मार्ग किसे कहेंगे, वायु जिस मार्ग का क्या करें, अनुसरण करें, उसे क्या कहेंगे, श्वसन मार्ग कहेंगे। श्वसन मार्ग में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है नासा छिद्र, जो क्या है, या दो नासा छिद्र कितने पाए जाते हैं, एक जोड़ी या दो, जहां पर क्या होते हैं, बाल क्या करते हैं, वायु में जब सांस लेते हैं तो वायुमंडल में धूल के कण आते हैं, उनको बाल यहीं पर रोक लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं, नासा छिद्र। नासा छिद्र के बाद में आता है वायु नासा कपाट, जो क्या है, कठोर होता है, नासा कपाट, जिसमें यहाँ पर जोर से मारने पे क्या, तेज, धीरे से भी मारने पे क्या होता है, तेज दर्द होता है, जिसे क्या कहते हैं, यहाँ से एक चिपचिपा से लगे, यहाँ पर एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे म्यूकस कहते हैं, यहाँ कहते हैं म्यूकस। उसके बाद आती है घर्षणी। घर्षणी क्या है, अपन आप हार के देखते हैं घर्षणी, जिसे क्या कहते हैं, फायरेस। घर्षणी क्या है, घर्षणी वो मार्ग है जिससे श्वास तथा भोजन दोनों जाते हैं, श्वास तथा भोजन दोनों जाए, उसे क्या कहते हैं, घर्षणी। घर्षणी को हिंदी में कहते हैं हलक, हलक, हाय हलक, क्या कहते हैं, हलक। घर्षणी को क्या कहते हैं, हलक। अपन भाड़ के देखेंगे क्या हो गया, हलक। उसके बाद आता है श्वास नली, ट्रेकिया। क्या आता है, श्वास नली, ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद, ट्रेकिया क्या करता है, ट्रेकिया के बाद आते हैं, यहाँ से श्वास नली आएगी, श्वास नली के बाद में ट्रेकिया क्या है, ये श्वास नली दो भागों में बढ़ जाएगी, जिसे क्या कहेंगे, ब्रोनकाई, जिसे क्या कहेंगे, ब्रोनकाई।
ये जिसे दो भागों में बढ़ जाएगी, जिसे क्या कहेंगे, ब्रोनकाई। ये ब्रोनकाई से ब्रोनकाई से छोटे छोटे और भागों में बढ़ जाएंगी, जिसे क्या कहेंगे, ब्रोनक्यूल्स। क्या कहेंगे, जिसे ब्रोनक्यूलेस, जिसे क्या कहेंगे, ब्रोनक्यूलेस। क्या कहेंगे, जिसे क्या कहेंगे, ब्रोनक्यूलेस। ब्रोनक्यूलेस के बाद में क्या पाई जाती है, ब्रोनक्यूलेस से कहा जाएगी वायु एल्वुलाई में, मतलब कुपिकाओं में। कहा जाएगी, एल्वुलाई कुपी में, जिसे क्या कहते हैं, वायु कोष्ठक, कुपिका, वायु कोष्ठक, जिसे क्या कहेंगे, कुपिकाएं में। क्या जाएगी, एल्वुलाई, जिसे कहेंगे वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठक से क्या आएगी, यहाँ पर वो हीमोग्लोबिन होता है, वैसे ब्लड में जाएगी, ब्लड के बाद में कहा जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया में। बोले श्वास कैसे लिया, समझ में आया कि नहीं है। ब्रीथिंग के बाद में अपन बात करते हैं आप श्वसन मार्ग की। श्वसन मार्ग क्या है, श्वसन मार्ग, वायु जिस भाग का अनुसरण करे, अपन वायु ग्रहण कर रहे हैं, जिस भाग से जाए अपन को महसूस हो, मतलब वायु जिस मार्ग का अनुसरण करे, उसे क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग कहते हैं। श्वसन मार्ग के अंदर सबसे पहले क्या आता है, नासा छिद्र, जो एक जोड़ी दो पाए जाते हैं। ये क्या है, अपने नासा छिद्र, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे क्या बाल पाए जाते हैं। बाल क्या कार्य करते हैं, वायुमंडल से अपन श्वास लेंगे तो उसमें धूल के कण आएंगे, इनको रोकने का कार्य करते हैं। वायु नासा छिद्र के बाद में आता है नासा कपाट। क्या आता है, नासा कपाट, जो कहा ये क्या कहलाता है, अपने नासा कपाट कहलाता है। यहाँ पर नासा कपाट, यहाँ से धीरे से मारने पे क्या होता है, तेज दर्द, ये क्या कहलाता है, नासा कपाट। यहाँ पर एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, म्यूकस। चिपचिपे पदार्थ को क्या कहते हैं, म्यूकस। नासा के बाद में फिर आते हैं घर्षणी, घर्षणी से फाइरस कहते हैं। क्या कहते हैं, घर्षणी। कौन सा भाग ये अपन फाड़ते हैं, जो कौन सा भाग कहलाता है, घर्षणी, जिससे क्या होता है, भोजन तथा वायु दोनों जाती है। भोजन तथा वायु दोनों जिस भाग से जाए वो क्या कहलाता है, घर्षणी। घर्षणी के बाद में है श्वास नली। घर्षणी के बाद में है लेयर्स, अपन स्वर तंत्र। घर्षणी के बाद में स्वर तंत्र, लेरिक्स, जिसे क्या कहते हैं, लेरिक्स, जो कहाँ गले में पाया जाता है। यहाँ पर अपन बोलते बोलते यहाँ पर दबाएंगे तो अपनी आवाज की वजह दब जाएगी। देखो लेरिक्स कौन सा है, अपन मैं दबा रहा हूँ, अपनी आवाज दब जाएगी, आप भी अपनी दबा के देखो। स्वर तंत्र तेज मत दबाना, है ना, ये क्या है, लेरिक्स, जिससे क्या अपनी आवाज निकलती है। उसके बाद है श्वास नली, फिर आ जाती है श्वास नली, जिसे कहते हैं ट्रेकिया। श्वास नली ये आ गई ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद में अपन क्या गया, नासा छिद्र, नासा कपाट, नासा घर्षणी, घर्षणी से फिर क्या है, स्वर तंत्र आ गया, स्वर तंत्र क्या है, घर्षणी। ट्रेकिया श्वास नली आ गई, जहां से दो भागों में बढ़ जाती है। यहाँ से एक भाग में आ रही है, एक भाग में आने के बाद यहाँ से ये दो भागों में बढ़ जाएगी, जिसे क्या कहेंगे, ब्रोनकाई, जिसे क्या कहेंगे, ब्रोनकाई, जिसे क्या कहेंगे, ब्रोनकाई। दो भागों में बढ़ गई, दो से अलग अलग छोटे छोटे भागों में और बढ़ जाती है, जिसे क्या कहेंगे, ब्रोनक्यूलेस। क्या कहेंगे, ब्रोनक्यूलेस। जैसे दो भागों में बढ़ने के बाद फिर कहाँ जाएगी वायु, यहाँ पर पहुंचने के बाद एल्वुलाई में जाएगी, जिसे क्या कहते हैं, वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठक जिसे क्या कहते हैं, हिंदी में कुपिकाएं कहते हैं। कुपिकाओं के बाद में ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, ब्लड में, ब्लड से क्या ले लेगा, हीमोग्लोबिन द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाएगी। बोलो यहाँ तक कैसे जाएगी, दोबारा से समझो। वायु लिए नासा छिद्र में नासा कपाट, जहां पर क्या पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, म्यूकस कहते हैं। म्यूकस के बाद वायु कहाँ जाएगी, अंदर कहाँ गई, मुंह के अंदर, जिसे घर्षणी, जिससे भोजन तथा वायु दोनों अंदर जाती है। उसके बाद में आते हैं अपने स्वर तंत्र, जिसे क्या कहते हैं, स्वर तंत्र, लेरिक्स के बाद में आते हैं श्वास नली, जिसे ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया एक भाग में गया, फिर दो भागों में बटेगा, दो भागों में बटेगा, जिसे क्या कहेंगे, ब्रोनकाई, जिसे क्या कहेंगे, ब्रोनकाई। तब दो भागों में बट गए, जिसे क्या कहते हैं, ब्रोनकाई। जैसे इन छोटे छोटे भागों में बट गया, इस भाग को क्या कहते हैं, ब्रोनक्यूलेस। क्या कहते हैं, ब्रोनक्यूलेस। तथा इसके बाद में जो वायु यहाँ जाएगी, जिसे कहते हैं एल्वुलाई, कुपिकाएं, वायु कोष्ठक कहते हैं। इसके बाद में वायु कहाँ जाएगी, ब्लड में, ब्लड से हीमोग्लोबिन द्वारा ब्लड में जाने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाएगी। बोलो यहाँ तक समझ नहीं आया कि नहीं आया, श्वसन मार्ग कैसे जाता है, श्वास अंदर कैसे जाते हैं। उसके बाद बात करें
उन्हें क्या पाया जाता है, फेफड़े। फेफड़े के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसे दोहरी परत कहते हैं। उस दोहरी परत का नाम क्या है, पेलुलर मेम्ब्रेन। उस दोहरी परत को क्या कहते हैं, पेलुलर मेम्ब्रेन कहते हैं। पेलुलर मेम्ब्रेन क्या करते हैं, फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। मैं बात करूं, आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, हमारे श्वास लेने में सबसे ज्यादा अधिक भूमिका किसकी होती है? आप क्या कहोगे सर, फेफड़ों की। सबसे ज्यादा आवश्यकता फेफड़ों की नहीं होती, सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है डायफ्राम की। सर हमारे श्वास लेने तथा बाहर छोड़ने में डायफ्राम का क्या कार्य है? डायफ्राम कैसे कार्य करते हैं? मैं श्वास ऊपर लूंगा तो डायफ्राम क्या करेगा, ऊपर उठ जाएगा, जोर से फटाक दे से ऊपर उठेगा, और यदि श्वास छोड़ूंगा तो नीचे हो जाएगा। मतलब जब तक डायफ्राम नीचे से धक्का नहीं लगाएगा तो श्वास क्या ऊपर नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा। और श्वास जब तक नीचे नहीं खींचेगा, डायफ्राम नीचे नहीं खींचेगा तो श्वास अंदर नहीं आएगा। हमारे श्वास लेने में लगभग 70% मदद करता है क्या, डायफ्राम। डायफ्राम कितने परसेंट मदद करेगा श्वास लेने में? 70% करेगा। सर अपन भोजन खाते हैं उसके बाद में डायफ्राम का कितना भाग होगा, आगे बात करते हैं। एक शब्द आता है जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस। सर ये एपिग्लोटिस क्या है? एपिग्लोटिस हमारे गले के अंदर पाया जाता है। कहां पर? ये आ गया, यहाँ पर पाया जाता है, इसको मैं यहाँ बना दिया। ये क्या है, एपिग्लोटिस। ये क्या कार्य करता है? ये वो कार्य करता है कि हमारे ग्रास नली को थोड़ी पता है भोजन आ रहा है कि श्वास आ रहा है, कि एपिग्लोटिस को ये थोड़ी पता है कि दो भागों में एक बार में तो क्या जा रही है, ये तो फूड पाइप हो गया, और ये कौन सा पाइप हो गया, एयर, जिससे श्वास लेते हैं। कि इसको थोड़ी पता है कि श्वास आ रही है अंदर या भोजन आ रहा है, कि कौन सी साइड में क्या भेजता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर अपन श्वास ली तो एपिग्लोटिस क्या करेगा कि श्वास को इधर भेजना है ना, तो एपिग्लोटिस इधर हो जाएगा, तो श्वास इधर चली जाएगी। और मैं जब भोजन खा रहे हैं तो भोजन को जब अंदर गटकते हैं तो एपिग्लोटिस को पता पड़ेगा कि भोजन आ रहा है। तो भोजन आएगा तो वायु वाली जो मार्ग है इधर खड़ा हो जाएगा, इधर खड़ा होकर क्या कर लेगा, इसको बंद कर लेगा, भोजन इस साइड में करना। सेम इसी तरीके से समझो, एपिग्लोटिस वो है जैसे चौराहे पे खड़ा हुआ एक पुलिस वाला। पुलिस वाला क्या करता है कि इधर से गाड़ियों का आती हैं, इधर रोक देता है, इधर वाले को चालू कर देता है, फिर इधर वाले को रोक देता है, इधर वाले को चालू कर देता है। सेम ऐसे ही एपिग्लोटिस है। वायु आएगी तो इधर हो जाएगा, वायु को इधर भेज देगा, जब भोजन आएगा तो वायु की तरफ बंद हो जाएगा, भोजन को अंदर फूड पाइप के अंदर भेज देगा। एपिग्लोटिस ऐसे कार्य करता है। सर ये एपिग्लोटिस को कैसे पता पड़ेगा कि भोजन आ रहा है, वायु आ रहा है? ये कैसे निर्णय लेगा अपना कि मैं इसको वायु वाले मार्ग को बंद करूं, कब की बार फूड वाले को? ये कार्य सारा का सारा अपना करता है ब्रेन। ब्रेन के कैसे करता है? ये ब्रेन करता है कि ब्रेन बताता है कि अब की बार भोजन आ रहा है, अब की बार क्या आ रहा है, श्वास आ रहा है। तो ब्रेन सारा का सारा क्या, ये क्या करता है ब्रेन। जैसे भी तो कहते हैं जब अपन भोजन खाते हैं या फिर बात करते हैं तो अपना ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि श्वास आ रहा है कि भोजन आ रहा है। क्यों? अपन बात करते करते क्या, या फिर किसी की भोजन कर रहे हैं, भोजन खाते खाते क्या कोई सोच विचार में लग गए, सोचते सोचते क्या हो गया, अपना ध्यान कहीं और है, और अपन क्या कर रहे हैं, भोजन। तो अपना ब्रेन भी कहीं और ही लग जाता है और इसके ऊपर क्या ध्यान हट जाता है। तब ध्यान हट जाएगा, अपन बात करते रहते हैं, तब भोजन क्या कर रहे हैं, अपन खा रहे हैं, अपन भोजन आया इसको पता नहीं होता है, तो भोजन क्या होता है, इधर आ जाता है। क्या? ये जो एपिग्लोटिस है जो भोजन वाली को तो कर देता है बंद, और एयर वाली में आ जाता है भोजन। और जैसे ही यहाँ पर भोजन के कुछ अणु आएंगे, कुछ कण आएंगे, और फेफड़ों को पता चलेगा कि ये आ गए, गलत आ गया भोजन। इधर तो क्या किसको आना था, श्वास को, श्वसन को आना था, तो श्वास तो आया नहीं, और क्या आ गया, भोजन। तो ये जोर से क्या करेगा, जोर से धक्का मारेगा, जिसे अपन क्या कहते हैं, हिचकी आना, छींक आना। जोर से क्या आएगी, छींक। और कई कई बार तो इतनी जोर से आती है वो इतने धक्का मरता है जोर से। ये काम भी किसका होता है, डायफ्राम का। डायफ्राम को जैसे पता चलेगा फेफड़ों को कि भोजन वाली नली में क्या आ गया, सॉरी एयर, वायु वाली भोजन नली में क्या आ गया, भोजन। तो भोजन आते ही सभी कहेंगे आ जाओ आ जाओ, मिलके एकदम से क्या मारेंगे, धक्का, धक्का मारेंगे जोर से। तो फिर ऐसे हिचकी आती है ना, हिचकी आने पर क्या होगा, धक्का जोर से मारा जाएगा। फिर क्या होगा, सभी कण जोर से आएंगे। जैसे कई कई बार इतनी जोर से धक्का मारता है कि नाक से भी भोजन आ जाता है, कुछ कण आ जाते हैं, मुंह, लाड़ है।
कुछ बहुत कुछ आ जाता है। तो इतनी जोर से क्या मारते हैं, ये धक्का मारते हैं। समझ गए? छींक आना, हिचकी आना कैसे होता है? कहते हैं कि कोई याद करता है तो क्या आता है, छींक। लेकिन ऐसा गलत नहीं है। जब हम किसी को याद करें, हम किसी के भोजन खाते करते किसी के विचार में लग गए, किसी का ध्यान करने लग गए और हम किसी को याद कर रहे हैं, उसके चक्कर में अपन को छींक आते हैं। लेकिन कहते कैसे हैं कि हमको कौन क्या कर रहा है, कोई ना कोई याद कर रहा है। हिचकी आना, छींक आना, समझ गए? एपिग्लोटिस का क्या कार्य है? भोजन को किस साइड भेजना है, कैसे भेजना है, ये कार्य किसका है, एपिग्लोटिस का। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ो। श्वसन मार्ग के बाद में आगे बात करते हैं कि हमारे शरीर में यहाँ तक श्वास आ गई थी। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, एल्वुलाई कुपिका है। यहाँ पर श्वास आ गया, यहाँ पर क्या आ जाता है, हीमोग्लोबिन, जो क्या कार्य करता है, ब्लड को लाल करने का कार्य करता है। रेड ब्लड को लाल करने का कार्य किसका काम है, हीमोग्लोबिन को। तथा हीमोग्लोबिन में यहाँ ऑक्सीजन आ गई थी, वायु आ गई थी। वायु में क्या क्या था, ऑक्सीजन भी था। क्या था, ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को तो लेके जाएगा ब्लड तक, हमारे शरीर की कोशिकाओं तक। हीमोग्लोबिन किसमें, ब्लड में पाया जाता है। तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन को लेके जाएगा अपनी कोशिका, शरीर की पूरी कोशिकाओं में पहुंचाएगा तथा वहां से क्या लेके आएगा, ऑक्सीजन को छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को लेके वापस यहाँ छोड़ देगा। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के बाद डायफ्राम धक्का मारेगा, श्वास के रूप में बाहर CO2 को छोड़ देगा। ये क्या किसका है, मतलब हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, ऑक्सीजन को तो ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को आदान प्रदान करना। क्या कार्य है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन के बाद अपन श्वसन दो प्रकार से होता है। हमारे शरीर में श्वसन कितने प्रकार से होता है, दो। एक तो फेफड़ों से और एक होता है हीमोग्लोबिन द्वारा। श्वसन हो रहा है कि नहीं, यहाँ हीमोग्लोबिन कोशिकाओं तक श्वास पहुंचा रहा है, श्वास लिए फेफड़ों तक, फेफड़ों से कौन लेके जा रहा है, हीमोग्लोबिन। एक तो फेफड़ों के द्वारा श्वसन हो गया, एक हीमोग्लोबिन के द्वारा। इस श्वसन को क्या कहेंगे, इस श्वसन को कहेंगे बाह्य श्वसन। हीमोग्लोबिन द्वारा श्वसन तथा फेफड़ों के श्वसन को बाह्य श्वसन कहते हैं। एक होता है आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन हीमोग्लोबिन हो गया, शरीर के अंदर ब्लड के माध्यम से कोशिकाओं में पहुंचा दिया। कोशिकाओं में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से क्या बनता है, क्रेब्स चक्कर। क्रेब्स चक्कर से अपने शरीर में क्या बनता है, उसकी सहायता से ग्लूकोज बनता है, एनर्जी। ग्लूकोज के बाद में क्या होता है, ये यहाँ तक का जो चक्कर है, जहां तक हमारे शरीर में ग्लूकोज बन गया, एनर्जी बन गई, इसे कहेंगे अपन आंतरिक श्वसन। बोलो आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन समझ में आ गया। फेफड़ों तथा हीमोग्लोबिन द्वारा श्वसन को बाह्य श्वसन, तब हीमोग्लोबिन ब्लड के माध्यम से शरीर में क्या गया, ऑक्सीजन गया। ऑक्सीजन में से कोशिकाओं तक पहुंचाया, और कोशिकाओं के बाद में क्या गया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स चक्कर के माध्यम से क्या बना देता है, ग्लूकोज। इस चक्कर को क्या कहते हैं, इसकी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, आंतरिक श्वसन। तथा यहाँ से श्वसन हो गया, फिर यहाँ से ऑक्सीजन का तो काम पूरा हो गया। यहाँ से फिर क्या, हीमोग्लोबिन वापस आएगा। वापस आएगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन को यहाँ पर पूरा छोड़ने के बाद यहाँ से उठाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर यहाँ पर क्या होगा, किसके माध्यम से लेके आएगा, हीमोग्लोबिन लेके आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर यहाँ पर कहां तक छोड़ देगा, फेफड़ों को। फेफड़े क्या करेंगे, डायफ्राम से धक्का मारेगा, फेफड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, ऑक्सीजन कैसे पहुंचा और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कैसे बाहर आया। उसके बाद में आता है टिडल वॉल्यूम। क्या है, टिडल वॉल्यूम। टिडल वॉल्यूम क्या है, एक बार में जितना श्वास ले सकते हैं अपन। एक बार में कितना श्वास ले सकते हैं अपन, लगभग एक बार में 500 ml श्वास ले सकते हैं नॉर्मली। और एक बार में एक टोटल लंग्स कैपेसिटी, मतलब अपन एक बार में ज्यादा से ज्यादा कितना श्वास खींच सकते हैं। जैसे जो अपनी छाती फूले, कितना अपन 600 ml, 6000 ml, कितना ml, 6000 ml या 6 लीटर। एक बार में कितनी श्वास ले सकते हैं अपन, अधिकतम मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं, 6 लीटर या 6000 ml। उसके बाद बात करें अपन ऑक्सीजन सिलेंडर की। ऑक्सीजन सिलेंडर, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर देखे होंगे, कोरोना काल में देख रहे थे बहुत सारे ऑक्सीजन। हाँ, जो कोरोना आया था, कोरोना कहाँ इफेक्ट कर रहा था, सबसे ज्यादा प्रभाव अपन श्वास ले रहे थे, श्वास के साथ आ रहा था। कोरोना
ट्रेकिया और तथा ब्रोनकाई, इन दो को ही क्या कर रहा था, ब्लॉक कर रहा था। कहाँ कहाँ, सबसे पहले ट्रेकिया में दर्द कर रहा था, दर्द का महसूस हो रहा था, उसके बाद में क्या हो रहा था, फिर आगे आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा था, ब्रोनकाई, इनको क्या कर रहा था, ब्लॉक करने से मतलब श्वास की क्रिया ही नहीं होगी। मैंने बताया श्वास नहीं होगा, श्वास नहीं लगेंगे, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो इंसान की मृत्यु निश्चित है, शरीर ठंडा पड़ जाएगा। तो क्या कर रहे थे अपन, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर रहे थे। ऑक्सीजन सिलेंडर क्या है, पर्वत, जैसे 3 प्रकार के होते हैं। जैसे अपन एक पर्वत पे चढ़ते हैं, पर्वतारोही, जो ऑक्सीजन के अपने पीछे लटका के ले जाते हैं ना पर्वतारोही ऑक्सीजन सिलेंडर, उसमें क्या क्या मिला होता है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। और एक होता है समुद्र के अंदर जाते हैं, आपने देखा समुद्र के अंदर पीछे पीठ पे सिलेंडर छोटा सा होता है, समुद्र में तैरते हैं, वो क्या होते हैं, ऑक्सीजन, और उसमें भी क्या है, नाइट्रोजन। सर इसमें उनको ऑक्सीजन की तो जरूरत है, नाइट्रोजन क्यों मिला रहे हैं अपने शरीर को, अपन शरीर कहाँ से, नॉर्मली अपन वायु कहाँ से लेते हैं, वायुमंडल से, तो वायुमंडल में क्या है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो अपनी बॉडी को ये प्योर ऑक्सीजन लेने की क्या नहीं है, आदत नहीं है, और यहाँ से अपन प्योर ऑक्सीजन देंगे तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी फेफड़ों में, सीधी जाएगी तो भारी होगी तो इफेक्ट करेगी। तो इस वजह से इसमें क्या मिला दिया जाता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ। तथा जो गहरे समुद्र में जाएंगे, मतलब और भी गहराई में, कितनी गहराई में, लगभग 300 फीट से नीचे, तो वो क्या करेंगे, उसमें क्या मिलाया, ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाया जाएगा। क्या मिलाया जाएगा, हीलियम। फिर एक अपने ऑक्सीजन और देखे थे, आईसीयू। आईसीयू में और अपने सिलेंडर देखा होगा, मतलब इंटेंसिव कैरियर यूनिट। आईसीयू को क्या कहते हैं, इंटेंसिव कैरियर यूनिट। इसमें क्या होता है कि हमेशा एक नर्स या डॉक्टर हमेशा रहता है, या स्पेशल जो सीरियस मरीज ही को ही रखा जाता है। आईसीयू में किनको रखा है, सीरियस मरीज। सीरियस मरीज भी 2 तरह के होते हैं, एक तो नॉर्मल ऑक्सीजन कर लेते हैं, एक ज्यादा सीरियस, जिसे किस में रखते हैं, वेंटिलेशन में रखते हैं, जिसे क्या कहते हैं, वेंटिलेशन, मतलब बहुत सीरियस। वेंटिलेशन के मतलब जिसे ऑक्सीजन का सिलेंडर ले लिया, नलकी लेके नाक के द्वारा अंदर डाल देते हैं, उसे क्या कहते हैं, नलकी के द्वारा जोर से श्वास देते हैं, मतलब प्रेशर से। वो उनकी फेफड़ों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि खुद से श्वास ले सके, वो उनको किस श्रेणी में रखते हैं, वेंटिलेशन में। और जो नॉर्मल होते हैं आईसीयू में, जिसको उसकी जरूरत नहीं है। अपन यहाँ तक कोई समझ में आया कि नहीं समझ में आया, मैं और अपन बताएं, अपन नॉर्मल में 1 मिनट में कितनी बार श्वास ले रहे हैं, 16 से 17 बार। यदि अपन सो जाए नींद के अंदर, तो सोने के अवस्था में नींद के अंदर अपन कितनी बार श्वास लेंगे, 12 से 13 बार। क्यों 12 से 13 बार, क्यों, जब अपन श्वास लेंगे, सोते रहेंगे, सोती हुई अवस्था में अपन लंबा श्वास लेते हैं, और जब अपन जगे हुए रहते हैं तब अपन धीरे धीरे श्वास लेते हैं। ये क्रिया सांस लेने की 1 मिनट में क्रिया बच्चों में 25 से 26 बार होती है, क्योंकि उसमें फेफड़ा थोड़ा सा होता है, जल्दी जल्दी क्या हो जाता है, श्वसन क्रिया हो जाती है। सांस लेने की क्रिया बच्चों में 25 से 26 बार होती है। बोलो, आज का एक टॉपिक मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में होगा। तो आपको अच्छा समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।